बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर तक हमने जिस चीज़ को डिस्कस किया था वो थी गाज़ीज़ लॉ की एक एप्लीकेशन जिसका नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट। उसके लिए हमारे पास एक ही तरह का प्रोसीजर था और उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए हमने इनफाइनाइट चार्ज शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फाइंड आउट कर ली थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट जो आई थी उसकी वैल्यू और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हैं वो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। आज का जो आर्टिकल है ये भी उसी के साथ थोड़ा सा रिलेटेड होगा एंड रिजल्ट्स के साथ जाके हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें कुछ चीज़ें जो है वो और ज़्यादा बेहतर समझ आएंगी। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं और हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो लास्ट टाइम फाइंड की थी मैंने वो लिखता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट। इनफाइनाइट चार्ज शीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसका फार्मूला हमारे पास आया था ई वेक्टर सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर यूनिट वेक्टर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हैं बेटे मैंने वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने। एक्चुअली पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर जो आर यूनिट वेक्टर है जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था कि पॉजिटिव चार्ज शीट के लिए आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज शीट है। तो हम पहले तो डायरेक्शन लिखते हैं आर यूनिट वेक्टर away from positive charge sheet। पॉजिटिव चार्ज शीट से आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन अवे है। नंबर 2 कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चूंकि इनफाइनाइट चार्ज शीट है तो अगर हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर दूर ना जाएं तो इट कंसिडर एज अ कांस्टेंट और ये यूनिफॉर्म कंसिडर होगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आगे जाके हमारे काम भी आएगा। दूसरा रिजल्ट हम लिख सकते हैं कि फॉर शॉर्टर डिस्टेंस फ्रॉम charge sheet it remains constant। ये कांस्टेंट एक्ट करेगी यानी डिस्टेंस के हिसाब से। ये रिजल्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपने सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फील्ड फोर्स ऑफ फील्ड वाले आर्टिकल के अंदर पड़ी थी, वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती थी। उसकी अगर वैल्यू मैं आप लोगों को याद करवाऊं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर था, वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती थी। लेकिन ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। तो ये एक्चुअली में बेसिकली समझाने का मकसद था। अब इससे अगला जो आर्टिकल है वो ये है कि आपने दो ऑपोजिटली, ये भी एप्लीकेशन ही गाज़ीज़ लॉ की एप्लीकेशन में ही आएगा और गाज़ीज़ लॉ की एप्लीकेशन में ही हम इसको डिस्कस करेंगे कि दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट के दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है हमने उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन ये है हमारे पास, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि फील्ड बिटवीन two
ऑपोजिट चार्ज्ड प्लेट, दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इनके दरमियान में आने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। और इस काम में आसानी ये है कि हमने वही 5 स्टेप्स जो हैं वो अप्लाई करने हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो पहले भी अप्लाई कर चुके हैं, पहली दोनों एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर चुके हैं। उन 5 स्टेप्स में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी डायग्राम बनाता हूं। दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान में जो फील्ड होगी, हमारे पास ये एक प्लेट है, दूसरी प्लेट ये आएगी। एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरी नेगेटिवली चार्ज होगी। दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज प्लेट, ये नेगेटिवली चार्ज होगी और चार्ज हमेशा सरफेस के ऊपर होगा, यानी प्लेट की इन साइड पर कोई भी हमारे पास चार्ज मौजूद नहीं होगा। और अगर हम फील्ड की बात करें, फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान में फील्ड यूनिफॉर्म होगा, यानी बराबर लाइंस के ऊपर ये फील्ड आ रहा होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बेटे इसके अंदर बात यह है कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ पता करनी है कि हमने फील्ड कहाँ पे फाइंड आउट करना है, क्योंकि यही हमारे आर्टिकल का आगाज होता है। तो बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट का है, तो इसका मतलब इसके दरमियान में करना है। तो जो पहला स्टेप है कि सपोज अ गॉसियन सरफेस, वो हमने वहां पे प्लेस करनी होती है वेयर यू वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम इसमें पहला स्टेप यही लिखते हैं कि सपोज अ गॉसियन surface where we want to find electric field intensity। अब बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान में जो गॉसियन सरफेस हम इमेजिन करते हैं, ये किस तरह की होगी? इट लुक लाइक सच दैट, ये रेक्टेंगल शेप में लेता हूं। दिस इज अ रेक्टेंगल शेप क्लोज गॉसियन सरफेस, और इसका नाम हम रख लेते हैं ए बी सी एंड डी। याद रखिए कि ये क्लोज सरफेस है, ए से बी यहां से स्टार्ट होगी, वहां पर ही एंड होगी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। और इस क्लोज सरफेस को हमने वहां पे ड्रॉ करना था जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी। अब अगर मैं इसको बिल्कुल सेंटर में ड्रॉ करता तो फिर क्या होना था, वो जरा गौर से देखिएगा। इसकी ये दोनों साइड नीचे आती तो फिर यही फील्ड लाइंस 2 दफा कैलकुलेट हो जानी थी। मसलन कैसे? ए से बी में जो लाइंस पास करनी थी वो ऊपर से, ये वाली भी अगर सी से डी नीचे होती तो सी से डी में से भी पास करके वो नीचे की तरफ आनी थी। मसलन मैं ये डॉटरी लगा लेता हूँ। मसलन अगर ये मैं प्लेट के अंदर ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता बल्कि यहाँ पे बनाता, गॉसियन सरफेस बनाता, तो यहाँ पे देखिए ग्रीन लाइन जो इसमें से पास कर रही है वही इसमें से पास कर रही है। तो इस तरह गॉसियन सरफेस में से 2 दफा जब एक ही फील्ड लाइन पास करेगी तो वो अपनी कैलकुलेशन 2 टाइम्स दे देगी। तो ये हमारी रॉन्ग कैलकुलेशन आ जानी थी। ठीक है, ये वो पॉइंट है जो आपको बताता है कि आपने गॉसियन सरफेस क्लोज रखनी है लेकिन उसकी एक साइड आपने दरमियान में रखनी है। जब आपने बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज प्लेट अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो ये नहीं है कि आपने सारी की सारी गॉसियन सरफेस ही बिटवीन बना देनी है।
ठीक है, उसकी एक साइड नीचे आनी चाहिए, एक साइड उसकी प्लेट के अंदर होनी चाहिए। अब आपका अगला क्वेश्चन आ सकता है कि सर हम इसमें ये गाजियन सरफेस बाहर क्यों नहीं निकाल सकते। मसलन अगर मैं ये ऐसे बना देता, ये वाली साइड बाहर होती तो फिर क्या होना था, फिर चूंकि गाजियन सरफेस जहां पे भी होगी आपकी फील्ड लाइंस को उसने कैलकुलेट कर लेना, तो बाहर वाली फील्ड लाइन तो हमें चाहिए ही नहीं, बिकॉज हमें फील्ड चाहिए बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट, इसलिए हम बाहर भी ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर आपका सवाल आ सकता है कि सर ठीक है हम बिटवीन सारी सरफेस नहीं ड्रॉ कर सकते, हम एक साइड उसकी बाहर नहीं निकाल सकते, तो फिर हमने इस प्लेट के अंदर जो उसकी कौन सी साइड सी से डी अंदर रखी है, उससे एडवांटेज क्या होगा, उससे बेटे एडवांटेज ये होगा कि ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में आपको समझाया था कि हमारी फील्ड लाइंस जो हैं वो मेटल सरफेस की बाउंड्री से स्टार्ट होती हैं, सरफेस से स्टार्ट होती हैं, मेटल सरफेस के अंदर नहीं होती। तो इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटेलिक प्लेट वो जीरो होगा। तो हम इसको लिख भी सकते हैं कि फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ सरफेस इज जीरो बिकॉज जो फील्ड लाइंस है इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल सरफेस। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपकी बुक में नहीं लिखे हुए कि गाजियन सरफेस, पहली बात कि गाजियन सरफेस कैसी होनी चाहिए, वो क्लोज होनी चाहिए, उसे रेक्टेंगल शेप कंसिडर करें। शेप इसकी कोई भी हो सकती थी लेकिन हमने इसको रेक्टेंगल शेप क्लोज सरफेस जो है वो कंसिडर कर लिया। फिर वो सरफेस सारी की सारी इनसाइड क्यों नहीं आई, वो सरफेस बाहर क्यों नहीं निकली, वो सरफेस उसके अंदर क्या कर रही है, तो ये सारी बातें हमें क्लियर हो जाती हैं। अब हम अगला इसका पॉइंट ये निकालते हैं, ठीक है गाजियन सरफेस क्लियर होगी, इसका एरिया कितना होगा, गाजियन सरफेस का एरिया ए कंसिडर कर लेते हैं, और जो चार्जेस आपने इसके ऊपर किए हैं वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, तो हम इसमें उसको लिखते हैं जी डेंसिटी, क्योंकि दूसरा पॉइंट हमने चार्ज फाइंड करना है, चार्ज इनसाइड गाजियन सरफेस, कि गाजियन सरफेस के इनसाइड आप चार्ज को फाइंड करें। तो चार्ज डेंसिटी इसके लिए लिया करते हैं, चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा रिमेन कांस्टेंट। ये बात मैं फिर वहीं करने लगा हूं जो मैंने एज इट इज पहले भी आपको एक्सप्लेन की थी कि सिग्मा का कांस्टेंट होना ये हमारे लिए एडवांटेज है। सिग्मा हमेशा कांस्टेंट तब होता है जब हमारे पास मेटल प्लेट होती है, तो ये मेटल प्लेट है तो इसके लिए सिग्मा चार्ज डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, और चार्ज डेंसिटी से चार्ज निकालना आसान हो जाता है। कैसे, क्योंकि चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए, तो यहां से चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए आ जाए। अब ये ए ही डिसाइड करेगा कि चार्ज कौन सा है। अगर आप एरिया ऑफ प्लेट लेंगे तो चार्ज ऑन प्लेट आ जाएगा सिग्मा से मल्टीप्लाई होने के बाद। अगर आप एरिया ऑफ गाजियन सरफेस लेंगे तो चार्ज इनसाइड द गाजियन सरफेस आ जाएगा, और हमें कौन सा चार्ज चाहिए होता है, वही जो इनसाइड द गाजियन सरफेस है। तो फिर हम इस एरिया को क्या कहते हैं, एरिया ऑफ गाजियन सरफेस, और इसको क्या बोलते हैं, चार्ज इनसाइड गाजियन सरफेस। एक बेटे बात इसमें याद रखिएगा कि मैं उन 5 रूल से बाहर नहीं गया जो मैंने आपको इस गाजिस लॉ की एप्लीकेशन के पहले लेक्चर के अंदर बताए थे, वही लेके चल रहा हूं। ये दूसरा उसका रूल जो है वो मैंने लगा दिया अभी। और दूसरी बात ये है कि चार्ज डेंसिटी से आप चार्ज को निकाल रहे हैं तो ये बात कोई मुश्किल नहीं है। मसलन आप इस एरिया बढ़ाएंगे, प्लेट पूरी का एरिया ले लेंगे तो पूरी प्लेट की चार्ज पूरी प्लेट का चार्ज आ जाएगा। एरिया गाजियन सरफेस का लेंगे तो चार्ज गाजियन सरफेस के अंदर आएगा। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी कि हमारे पास वाटर की डेंसिटी कांस्टेंट होती है। अब आप वाटर की डेंसिटी को अगर ग्लास के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि वो वॉल्यूम के हिसाब से डेंसिटी होती है, तो ग्लास के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्लास में आने वाला पानी निकलेगा। इसी तरह अगर आप वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं, यानी जग का वॉल्यूम ले लेते हैं, जग के वॉल्यूम को डेंसिटी ऑफ द वाटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो
वाटर निकलेगा जो वाटर उस जग के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम में डिसाइड करना होता है कि कौन से वाला आप ले रहे हैं, वाटर कौन सी मिकदार जो है वो आपने लेनी है। इसी तरह उससे बड़ा टैंक है, टैंक का वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे उस डेंसिटी के साथ तो टैंक में आने वाला पानी आ जाएगा। तो ये तरीका कार डेंसिटी से होता है। डेंसिटी जब कांस्टेंट होती है तो आप एरिया से चार्ज निकाल सकते हैं, क्योंकि ये चार्ज जो होता है वो एरिया के हिसाब से कंसिडर किया जाता है। अब बेटे इसका तीसरा स्टेप हम कंसिडर करते हैं। द थर्ड स्टेप इज अप्लाई द गाजेस लॉ एंड फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने फ्लक्स को फाइंड करना है यूजिंग गाजेस लॉ। तो हमारे पास तीसरा स्टेप इसका आ जाएगा फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो फाई इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द फ्लक्स। ये हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू उसकी निकल आएगी। अब इसके बाद चौथा स्टेप होता है कि फाइंड द फ्लक्स यूजिंग रिलेशन फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो मेरे पास आ जाएगा फोर्थ स्टेप फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। इसे हमने निकाला, लेकिन ई डॉट ए वहां पे लगाते हैं जहां पर जितने एरियाज हों। मेरे पास एरिया एक तो है ए से बी तक, ये रेक्टेंगल शेप है बॉडी। तो ये नजर किस तरह की आती है रेक्टेंगल शेप बॉडी? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कंसिडर कर लेते हैं कि मेरे पास जस्ट लाइक ये बुक है, ये रेक्टेंगल शेप तो है, लेकिन इसका ये सरफेस का एरिया है, एक ये मोटी है तो उसके सरफेस का एरिया होगा। इसी तरह इसकी बॉटम वाली सरफेस का एरिया होगा, इसी तरह इसकी इस साइड की सरफेस का एरिया होगा, इस साइड की सरफेस का एरिया होगा। तो ये सारे सरफेसेस का एरिया होगा। तो मैं इसमें टोटल फ्लक्स अगर फाइंड करूं, टोटल फ्लक्स आएगा फाई इज इक्वल टू फाई ए बी प्लस फाई बी सी प्लस फाई सी डी प्लस फाई डी ए। ये सारे फ्लक्स को जमा करने से आएगा। अब इसमें देखें तो ए बी साइड अगर आप नीचे से देख रहे हैं तो आपको पता है सरफेस एरिया उसके ऊपर परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होगा, तो ये एरिया की डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पहले ही नीचे को है। अगर BC को देखें तो वो उसका एरिया इस तरफ होगा, CD उसके अंदर है, उसका एरिया बाहर को ले लें या नीचे को ले लें, और D से A तक एरिया इस डायरेक्शन में होगा। ये एरिया की सिमत आ गई। अब आप E डॉट A को ओपन अगर करें तो ये बना करता था E A कॉज ऑफ थीटा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एरिया और एंगल बिटवीन देम। अब ये चीज हम इसमें पुट करते हैं, फाई इज इक्वल टू फाई ए बी। अब ये है ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दोनों सेम सिमत में है तो थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये बन जाएगा ई ए कॉज ऑफ 0 डिग्री प्लस फाई बी से सी तक, ये बन जाएगा ई ए। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस सिमत में है, नीचे को ग्रीन और ब्लू कलर में एरिया इस सिमत में है, दोनों के दरमियान एंगल कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। फिर CD का ले लें, CD में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही 0 है तो ये 0 ही आ जाएगा आंसर, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई समथिंग जो भी करेंगे वो 0 ही आंसर आएगा। फिर D से A की तरफ आ जाए तो बेटा आ जाएगा E A कॉज ऑफ 90, इसमें भी आएगा कॉज 90 0, कॉज 90 0। ये 0 की वजह से सारी टर्म खत्म, ये 0 की वजह से सारी टर्म खत्म, ये पहले 0 है, 0 0 0 तीन टर्म से 0 हो गई। कॉज ऑफ 0 ये 1 आ जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू आ गया E इंटू ए। इन दो चीजों का प्रोडक्ट किया गया। ये हमारे पास चौथा पॉइंट इसका क्लियर हो गया। पांचवें पॉइंट में हम इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, यानी ये एक इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। तो पांचवें स्टेप में कंपेयर 1 एंड 2 वी हैव, इन दोनों को कंपेयर किया तो बेटे हमारे पास ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब इसमें से कौन सी टर्म कट जाएगी, इसमें ए से कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट निकल आएगी। और अगर आप इसको वेक्टर शेप में लिखना चाहते हैं तो इसके ऊपर वेक्टर डालें, इधर आर यूनिट वेक्टर आ जाएगा।
डायरेक्शन ऑफ आर यूनिट वेक्टर कहां से कहां तक होगी, वो होगी बेटे फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ हो जाएगी। अब एक चीज तो ये हमारे पास आ गई कि सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट है, ये भी डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ आए तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिमेन कांस्टेंट, वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगी। दूसरी बात कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट ये ज्यादा है एज कंपेयर टू सिंगल चार्ज प्लेट जो इनफाइनाइट चार्ज प्लेट के लिए निकाला था। यूं समझ लें सिंगल चार्ज प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का 2 गुना करें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी जो डबल चार्ज प्लेट के लिए होगी।